अरे क्या बात है ऑटो, जेल के खाने से भी तेरे चेहरे पर चमक आ रही है, क्या बात है? तेरी ये ऐश की जिंदगी छीनने के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्यों बे, हंसी नहीं आ रही? हंस देना। अरे हाँ, तेरा वो धन्ना जी है ना, उसने तेरा मीटर डाउन कर दिया। You are finished, you bastard. हम राष्ट्रीय टाइम्स से आए हैं और इस केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। देखिए, हमें ऑर्डर नहीं यार इनसे बात करने का। अरे ठीक है यार, एक मिनट, ठीक है तो बात है। आपने देखा मैं अपना धंधा पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने अगर अपने थोड़े से कुछ पैसे कमा लिए तो इन सारे लोगों को जलन होती है। इनको मेरे बिजनेस से जलन है। आप लिखिए आप जाइए मेरे बस्ती में जाइए, लोगों से पूछिए कि अगर मैंने किसी को डराया हो। मैंने किसी को नहीं डराया। सारे के सारे लोगों के साथ मेरी भाई बनती है, अच्छा संबंध है मेरे साथ। और ये जो बार-बार ये जो माफिया की बात करते हैं ना, ये माफिया की लफड़ेबाजी की बात, ये कोई बात नहीं है। मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट में ऑटो नारायण पर मुकदमा शुरू करने की जरूरी कार्रवाई में 3 महीने लग गए। इस ट्रायल में ऑटो के अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए थाना जी की गवाही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। साहब, ऑटो नारायण के इलाके में सब कुछ उसका खरीदा हुआ है। कोई दलाल हो, चाहे कोई धंधा करने वाली, चाहे कोई भी आदमी साहब, वो अपने आप को भगवान समझता है साहब। कोई उससे धोखाधड़ी करे तो साहब उसको जान से मार देता था। उसने अपने अहंकार के लिए पार्वती को मारा साहब। और पार्वती ऑटो की एक रखेल थी, एक दलाल था सुकुमार, उसके साथ भाग गई थी। नारायण, तुझे महसूस नहीं होता? इतना सा भी नहीं? दिल नहीं है तेरे पास किसी के लिए? इज्जत भी नहीं? वो तो नहीं। तू 4 औरतें रखे, और अगर मेरा कोई ख्याल रखता है तो तुझे क्यों मर्ची लगती है? आज इतनी बड़ी हो गई तू, इतनी बड़ी हो गई तू। सोच मत, तेरी जात पर आज मुझसे ज्यादा तुझे वो बल्ला भाग गया। तू मेरे सिर पर चलेगी। अरे तू जैसी 32 निकाल दी मैंने अपने पाँव के नीचे से। छोड़ देना मुझे तलने के लिए। क्यों बार-बार मुझे अपने पास बुलाता है? सबको साला ऑटो ही मिलता है। अभी सुकुमार के साथ क्या हुआ साहब? वो पार्वती को लेकर भाग गया था। अब उसका पागलपन देखो साहब। 5 महीने तक लगातार उसको ढूंढता रहा, जान से मारने का वास्ते। और जैसे ही वो उसको मिला तो उसको धोखे से अपने घर बुलाया साहब, शराब पीने के लिए। और साहब, जैसे ही सुकुमार ने उसके घर में कदम रखा साहब, तो अपुन समझ गया कि आज ये जिंदा नहीं बचेगा साहब। कहाँ चले गए थे तू रानी को लेकर? कहीं नहीं नाना भाई। तेरे को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे धंधे का क्या होगा? ऐसे तो कोई भी इधर उधर जाने लगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? कहाँ गया? कौन कौन था तेरे साथ? कौन कौन था तेरे साथ? देख इस कुत्ते की जबान को कैसी गांठ लग गई है। कैसी गांठ लग गई इस कुत्ते की जबान को। शिवा, कहाँ से निकला?
आ गए। सरकार, ऑटो ने सुकुमार के दोस्त राजा को भी नहीं छोड़ा सरकार। राजा सुकुमार की हत्या को लेकर ऑटो को ब्लैकमेल करना चाहता था सरकार। एक खतरनाक मुजरिम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है योर ऑनर? ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश है। लेकिन भेंडे की यह दलील थानाजी के बयान के सामने बहुत कमजोर थी। फिर भी इस केस को और मजबूत करने के लिए थानाजी की स्टेटमेंट को और गवाहियों के सहारे की जरूरत थी। एसीपी आफ्ताब अली ने गवाहों की कतार लगा दी। जब मैं कमरे में रोगन करने पहुंचा तो कमरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने ऑटो भाई से पूछा कि ये क्या हो गया, तो वो बोले कि वो वहां एक जलती हुई सिगरेट छोड़ गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुकुमार भाई को जलाया जा चुका था। देखो ना साहब, ऑटो ने मुझे कैसे सिगरेट से जलाया था, यह तो कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के सामने ऑटो ने गोविंद के 3 लोगों को मार मार कर बेहोश कर दिया। पूरी बस्ती ने देखा, लेकिन ऑटो के डर से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि ऑटो और उसके लोग मेरे आदमी गणपत को बुरी तरह से पीट रहे हैं। मैंने अपने अमरत को बहुत ढूंढा सरकार, लेकिन 21 दिन तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। सरकार, ऑटो ने थानाजी की गवाही और आफ्ताब अली के ऊंचे इरादों से ऑटो नारायण को यह स्पष्ट हो गया कि वो फंस चुका है। उसे पता था कि बुधवार की रात 8 बजे सभी पुलिस कर्मचारी चित्रहार देखने में मशगूल रहते हैं। उसने इसी दिन अपने साथियों के साथ जेल से भागने का जबरदस्त प्लान बनाया। रिश्वत देकर उसने कोठरी की एक डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर ली। जेल के बाहर ऑटो के साथियों ने हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझ कर रखा था। ऑटो पूरी तरह से निश्चिंत था। देख, अब मैं तुझे दिखाता हूं। ये है वो जयदारा, है ना टॉप की हीरोइन। पता है, अपना सीन बड़ा दिखाने के लिए पैडिंग करती है। क्या बात है। तेरी कसम, इसकी सबसे पहले पैडिंग मैंने करी थी। जरा टाइम रखना ध्यान का। बात तो सही कह रहा यार। 15-20 मिनट बचे। ओए जोसेफ, तू क्यों नहीं चलता भाई? है क्यों नहीं चलता तू? तू यहाँ रह करके क्या करेगा? तुझे चलना नहीं है बाहर? मेरा किस्मत ही ऐसा है भाई, किसी तो कोठरी में रहना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। आप जल्दी चलो भाई, बहुत कम टाइम है। ठीक है। कितना बढ़िया गाना है। क्या चीज है यार? क्या बात है, मजा आ गया। वो तैयार है। क्या हुआ यार? मजा आ गया। डांस करा श्रीदेवी ने। अरे एक बार उधर भी देख का चेक कर ले क्या हो रहा था। क्या डांस करा यार श्रीदेवी ने। मजा आ गया। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तूने मजा कर दिया। चल तू गाड़ी लेकर के आया। हाँ, उधर खड़ी है। और पैसे ये लो, जितने तुमने बोला था पूरे हैं। हाँ, मैं अपनी बहन सीता को भी ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया भाई अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। ऐसे दिखाने देते कि तू मेरी घर वाली। ठीक है, इसका ख्याल रखना भाई, मैं मिलने आऊंगा। हाँ। क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा था यहाँ पे? उस आदमी ने जेल की चाबी पैदा कर ली कहीं से, कपड़े और रस्सी का बंदोबस्त कर लिया, चलता बना। ये उसका जेल नहीं, साला बाप का बगीचा है। साला हरामी।
चित्रहार चित्रहार जूतों का हार पहना के सबको साला। ये कहां मिला तेरे को? कहां मिला तेरे को? हाँ, इस साले को सब पता होगा। बस कर बस कर। ए ऑटो के पिल्ले, बोल तेरा बाप कहाँ है? कहाँ है तेरा बाप? हाँ छोटे साहब, मार मार के सस्ता नहीं निकलेगा ना। ड्रामा करता है मेरे साथ, ड्रामा करता है। मार इसको। नहीं करा। बोल बोल बोल, कहाँ है? बोल, एक मिनट बोल, कहाँ है? वो मेरे को छोड़ के चला गया। अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे को साथ में लेके जाता। रुक बे, इधर आ बे ऑटो के पिल्ले। ये नहीं बोलेगा साला। इसकी आंखों में देख, जान देने का बाकी है इसको। राम का पिल्ला। बे सुन, तेरा बाप है ना, हमारी चाबी ले गया, लेकिन अपनी चाबी पीछे छोड़ गया साले हरामी। भागने की हड़बड़ी में ऑटो नारायण कागज का एक टुकड़ा जेल में ही छोड़ गया, जिसमें 2 पते लिखे थे। इन पतों को लेकर आफताब अली ने ऑटो नारायण की पत्नी से उसके घर जाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि इन पतों में से एक ऑटो की मां का है, जो बंबई में अकेले रहती थी, और दूसरा पता राउरकेला में उसके पिता का था। ये पता उसकी बात है, लेकिन वो मिलने नहीं आता, और ये भी नहीं आया मिलने से। कौन मिलेगा उस गंद के औलाद से? तुझे कभी निकलने की चाह नहीं हुई इस गंद से? पुलिस को जब बंबई में छापा मारने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब आफताब अली ने पुलिस दल के साथ राउरकेला जाकर ऑटो नारायण के पिता के घर को अपना निशाना बनाया। कुत्ता है, एक दिन कमिश्नर बनेगा। लगता है तेरे को ऑटो से बहुत प्यार हो गया। आराम के बहुत हो गया ऑटो, मजाक बहुत हो गया तेरे साथ मजाक। तुझे क्या लगता है कोई तुझे पकड़ नहीं सकता? तेरी हिम्मत कैसी हुई बे? अरे तू क्या पकड़ता है मेरे को? पकड़ा तो मैं खुद अपनी गलती से गया हूं, वरना तू मेरे पे हाथ रखता। मेरे चुप कर साले, चुप कर। तेरा ये मुंह, तेरा ये बोलना, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ साले। आराम के आफ्ताब से मुंह लड़ता है साला। क्या चाहिए तेरे को? पैसा चाहिए तेरे को? छोकरी चाहिए तेरे को? लड़की देगा, पैसा देगा साला। आफ्ताब को पैसा खिलाएगा साला, लड़की देगा मेरे को। पांडो क्या बोलता है देख। आराम के साला, आराम के पिल्ले। अखबारों में ऑटो की गिरफ्तारी की खबरें उछलने लगीं। दूसरी तरफ शिवा को भी पकड़ लिया गया। 6 महीनों के बाद बंबई सेशंस कोर्ट ने ऑटो नारायण, जोसेफ और शिवा को फांसी की सजा सुनाई। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे साले। जितने भी ये बड़े बड़े ओहदे वाले मेरे दोस्त थे ना, साले सब मुंह मोड़ के बैठ गए। ये कमिश्नर, इसके नए घर के लिए 6 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बेची थी मैंने। और वो हीरोइन, वो कौन सी फिल्म थी पता नहीं, उसकी सिल्वर जुबली की एक पार्टी के लिए मेरे घर का इस्तेमाल हुआ था, मेरे घर का। और आज साली मुंह तक देखने के लिए नहीं आई मेरा। तुमको रही होगी उनकी आस। अपुन को तो पहले ही पता था, अपुन की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एक बात बता बेटे, अगर मैं प्रेस वालों को कोई खास बातें बताऊं और उसे छापने को तैयार हो जाए तो उससे कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखो ऑटो, जब तुम्हारे दोस्तों के अपने सर पर आ पड़ेगी ना, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए दौड़े चले हैं। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों की मदद जरूर लेनी चाहिए ऑटो। लेकिन इससे होगा क्या? अपुन का इससे क्या फायदा होगा? और कौन सा है जोसेफ, इसकी लॉटरी निकल आएगी। अगर इससे किसी को फायदा होगा तो सिर्फ तुम्हें। तू क्या समझता है कि अगर मैं जेल से छूट गया तो तुम लोगों को बाहर नहीं छुपाऊंगा क्या? इतनी समझते हो क्या तुम सब लोग मेरे को? ऑटो नारायण ने सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए अपनी दर्द भरी जीवनी लिखने का फैसला किया। उसके समर्थकों की भीड़ भी
अदालत में उतरने के लिए उसके साथ थी। खुद को छुड़ा लेने के आत्मविश्वास से भरे ऑटो नारायण ने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर डाली। उसके वकील भिंडे ने एक मैगजीन के एडिटर को ऑटो नारायण की जीवनी छापने के लिए तैयार कर लिया। जेल में ऑटो को टाइपराइटर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी मिल गई। बचपन से ही मुझे दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी मां और उसकी हरकतें मेरी समझ के बाहर थी। उसका हर तीसरे दिन किसी नए मर्द के साथ होना मुझे शक और सवालों से अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। लोग कहते थे कि मेरी मां वेश्या है, तो उनकी बातें मेरे कानों में तेजाब की तरह चुभती थी। मोहल्ले के मेरे साथ के बच्चे हर रोज मुझे मेरी नई बाप का नाम आकर बताते थे। एक बच्चा जो अपनी मां के बदचलन होने की वजह से जार जार था, मेरा बाप कौन है, इस बात ने जिस बच्चे के पूरे बचपन को घुटन से भर दिया हो। सवाल इस बात का है कि उसे मुजरिम बनाया किसने, और इसका सीधा सच्चा जवाब है, उसे मुजरिम बनाया हमारे इस समाज ने। योर लॉर्डशिप, ऑटो नारायण को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पहले मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि समाज की उन ऊंची हस्तियों, मिनिस्टर्स, सरकारी अफसरों को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ऑटो नारायण के गैर कानूनी धंधों में उसकी मदद की या उससे साठगांठ की। ऑटो की जीवनी को 3 भागों में छापा गया, जिसमें उसके राजनेताओं के साथ संपर्कों का भी ब्यौरा था, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ऑटो नारायण की अपील को ठुकरा दिया और साथ ही उसके, जोसेफ और शिवा के फांसी के आदेश भी जारी कर दिए। ऑटो नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी के विरुद्ध एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो और जोसेफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शिवा की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये ले, पढ़ ले। राष्ट्रपति ने भी तेरी अर्जी को ठुकरा दिया। तू कहता था ना तेरी बहुत दोस्त है, कोई भी नहीं आया मेरी मदद की। मैंने बहुत सोचा अपने बच्चे के बारे में। मैंने क्रिश्चियन मिशनरी में भर्ती ले ली है। कुछ तो जून सुधरेगी मेरे बच्चे की, पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा। यहाँ तो जीना हराम किया हुआ है उसका सब लोगों ने। मेरा मन करता है मैं तेरा बच्चा बन जाऊं। तो एक बाइबल भेजेगी मुझे पढ़ने को। हे ईश्वर, मुझ पर करुणा करो। अपने असीम प्यार के सागर की चंद बूंदों से मेरे पापों को धोकर मेरे प्रायश्चित को निराकार से आकार प्रदान करो। मेरे पापों को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो, क्योंकि हे ईश्वर, मैं सिर्फ तुम्हारी ही नजरों में पापी हूं। मैंने अनजाने में तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तानाजी को सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। वो अब कहां है, कोई नहीं जानता। शिवा आजीवन कारावास की सजा काटते हुए जेल में है। ऑटो की पत्नी रामेश्वरी और बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया। रामेश्वरी अब मिशनरीज के साथ काम करती है, जिन्होंने उसके बेटे के पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया। लाइट पे एक नट डाल दे। Sound ready? Shall we start? Yeah, okay, silence. Rolling. तलवी साहब, उस दिन यानी 25 अप्रैल 1985 को जो हुआ, क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो आज यहाँ कांस्टेबल श्रीकांत दड़वी का इंटरव्यू आप कैसे लेते?
आज तो गर्मी से बुरा हाल है और ऊपर से ये शादियों का मौसम। आप भी शादी में जा रहे हो क्या? अब क्या करें, ना जाएं तो रिश्तेदारों की बातें सुने और फिर उम्र भर की नाराजगी। आप दुनिया से बहुत नाराज लगते हैं। इतनी बुरी नहीं है दुनिया। मेरा ही देखो ना, मैं बहन की शादी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा? सगी बहन। 4 महीने पहले सगाई करी थी हमने, तब भी सारा इंतजाम मैंने किया था और अब भी शादी का भी मैंने। लोनावला नॉन स्टॉप बजा रही है। बहुत नींद आ रही है। हाँ, अरे तुम्हारे तो सुबह गाड़ी पहुंचेगी। अरे बहुत। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ आराम से। अरे वो ट्रक इनको मार गया, देखो वो गया। अरे ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, अरे रोको गाड़ी यार। अरे घाव इतना गहरा है भैया। अरे भैया अस्पताल ही ले चलो गाड़ी को पहले। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी खरोच है। ये मामूली सी खरोच है क्या? ये खरोच छोटी नहीं बड़ी मोटी है। हाँ। मेरा कहना मानो और अस्पताल में भर्ती हो जाओ। हाँ भैया अस्पताल में भर्ती हो जाओ, देखो कितना खून बह रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे पता है ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। अरे भैया पाँव फटने तक मैं वडगांव नहीं पहुंचा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बहन की शादी है। हाँ भैया, मैं उधर ही किसी दवाखाने में चला जाऊंगा। सामने से आते हुए एक ट्रक से श्रीकांत के सिर पर गहरी चोट लगी। बस चालक तथा बाकी यात्रियों के काफी समझाने के बावजूद श्रीकांत तलवी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पास के एक डॉक्टर से पट्टी करवाकर वो वडगांव अपनी बहन की शादी करवाने पहुंच गया। इस दुर्घटना के होने वाले अंजाम से वो अनजान था। ये इधर था। लेकिन ताई ऐसा है कि दर्द तो आदमी को सहना ही पड़ता है जिंदगी में। कभी आदमी गिर जाता है, चोट लग जाती है ना, तो कभी किस्मत चोट दे जाती है। लेकिन हर आदमी की ड्यूटी है, हर आदमी की ड्यूटी है कि दर्द को सह लेना और अपनी बदकिस्मती जो है ना उससे लड़ते रहना। और आपका दर्द क्या वो कम हुआ? हाँ हुआ ना। 10 दिन बाद 18 जून को मैं ड्यूटी ज्वाइन किया। और ताई मुझे भूख लगी। रुक्मिणी खाने में क्या है? कितनी देर कर दी पापा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, पहले होमवर्क करा दो। खाने में क्या है रुक्मिणी? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़पोड़ी बनाई है। खाना लगाओ? अरे नहीं, ये बच्चों का होमवर्क करते हैं ना, बाद में खाना खाएंगे। तुम कपड़े तो बदल लो, नहा लो। नहीं पापा, पहले मुझे 3 का टेबल समझ में नहीं आ रहा, इसे समझा दो। अरे उसमें समझाने का क्या है, सिर्फ याद करने का है। 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिये 6। ये तो गलत है, 2 तिये 6 होते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 2 तिये 6 होते हैं। चलो तुम लोग खाना खा लो, चलो चलो चलो। खाने में क्या है? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़ पोली भी बनाया है। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो बताया था खाने में क्या है। तबीयत तो ठीक है ना? फिर दुखने लगा? अरे नहीं रे, कुछ नहीं दुखने लगा। चलो मैं नहा के आता हूँ। चल। क्या हो गया तुम्हें? बच्चों के सामने क्यों चिल्ला चिल्ली? आजकल कुछ काबू में नहीं रहता मैं रुक्मिणी। थाने में भी सब गड़बड़ हो जाता है। सर दबा दो। थोड़ी देर। क्या हो गया? बस में हुए हादसे से पहले भी श्रीकांत को कभी-कभी अजीब दृश्यों का भ्रम होता था, लेकिन दुर्घटना के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। 6 महीनों में श्रीकांत की हालत बद से बदतर हो गई थी। सिर दर्द के साथ उसे कमजोरी, भूख न लगना, नींद न आना, घबराहट और भुलक्कड़पन की शिकायत होने लगी।
बड़े अस्पताल न जाने की उसने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार रुक्मिणी के दबाव में आकर श्रीकांत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जांच करवाने पहुंचा। दर्द के लिए कुछ पेन किलर लिख देता हूँ और नींद के लिए कुछ ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंक? हाँ, नींद की दवा है, इससे आराम मिलेगा, नींद आएगी। और ये दर्द की गोलियां एक सुबह एक शाम और नींद की गोली एक रात में सोने से पहले ले लेना। इसके अलावा कुछ? मंडे को आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद डॉक्टर खरे आपका चेकअप करेंगे। ठीक, नमस्ते। क्या है सर? वो सोमवार को आफ्टरनून ड्यूटी मिलेगा तो? क्यों, मॉर्निंग ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम है? सर वो श्रीकांत, मैं पिछले कई महीने से देख रहा हूं तुम आराम ज्यादा और काम कम कर रहे हो। अगर इतनी ही तकलीफ है तो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने भी कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सिर्फ एक बार सर, सोमवार को मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा सर। फिलहाल तो मैं राउंड पे जा रहा हूँ, लौट के देखता हूँ। क्या हुआ श्रीकांत, ठीक तो है? सर दबा दूं क्या? ज्यादा सियाना मत बना। काय को पंगा लेता है रे तुम लोग मेरे साथ? मैं कभी पंगा लिया तुम्हारे साथ है? फिर काय को मेरे पीछे पड़ते हो तुम लोग? डॉक्टर ने भी कहा है मेरे को कुछ नहीं हुआ है, फिर मैं क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? परसों मेरे वड़ा पाव में जहर किसने मिलाया रे? हाँ? डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट के पहले मेरे को अजीब अजीब सपने आते थे डॉक्टर। कभी डरावने आते थे, कभी अच्छे आते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सिर्फ डरावने ही सपने आते हैं और लगातार रोज रोज आते हैं। अगर चोट 6 महीने पहले लगी थी तो इलाज तभी क्यों नहीं करवाया? करवाया था डॉक्टर साहब, पट्टी करवाई थी। इसके अलावा? वो पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मिले थे ना दूसरे, उन्होंने ये गोलियां खाने को दी थी। ये गोली खाने से दर्द भी कम है, नींद भी अच्छी आती है। हाँ, लेकिन सपने अभी भी डरावने आते। डॉक्टर खरे को शक हो गया था कि श्रीकांत की मानसिक हालत पर काफी असर हुआ है। कुछ महीनों की और जांच के बाद डॉक्टर खरे ने पाया कि श्रीकांत खंडित मानसिकता या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिस रोग के कारण समय समय पर रोगी को अजीब अजीब ख्याल आते हैं। सिर पर चोट लगने के कारण श्रीकांत का यह रोग बिगड़ गया और इलाज न करने पर और बदतर हो गया। इस रोग के इलाज के लिए श्रीकांत को बिजली के झटके भी देने पड़े। मुखोले, मुखोले, मुखोले। ठीक है। रुक्मिणी, वो बिजली का धक्का लगने से पहले ना लगता है कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो बिजली का धक्का नहीं लगे।
मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। मुझसे तुम्हारी, देखना, दिन भर घर का करना, बच्चों का करना, ऊपर से ये पागल पति। तुम्हें और कुछ दे तो नहीं पाया मैं, मुसीबतें और बढ़ा दी। कल को अगर मेरे को कुछ हो गए तो? क्यों होगा तुम्हें कुछ? कुछ नहीं होगा। सो जाओ। दवाई खाई ना? हाँ? दवाई खाई? हाँ। ये रुक्मिणी, एक आइडिया है। मैं तेरे नाम से एक स्टॉल के लिए लाइसेंस ले लूं तो कोई भी चीज बेचेंगे। हाँ, अरे ऊपर से कमाई भी अच्छी रहेंगी। अब मेरी तो पगार नहीं बढ़ने वाली। डॉक्टर लोग कहते हैं तुम आराम करो, तुम काम बढ़ाने की सोच रहे हो। अरे सोचना, सब्जियां बेचेंगे, नहीं तो सब्जियां और बर्तन भी बेचेंगे। मैं कल ही तेरे नाम की अर्जी कर देता हूँ। बिना लाइसेंस के काम नहीं शुरू हो सकता। क्या बात कर रही है रुक्मिणी? अरे मैं पुलिस वाला हूं, मैं ऐसा करने लगा तो जनता क्या करेगी? अपने बच्चों को क्या सीख देंगे हम? ताई चिराग तलेच अंधेरा होता है। मेरे को क्या लगा, मैं पुलिस वाला है ना तो मेरे को लाइसेंस जल्दी मिलेगा। वो ट्रीटमेंट का कुछ नहीं है, वो तो मैं कर लेता था। वो इलेक्ट्रिक का शॉक, वो भी मैं सहन कर लेता था। परेशानी बहुत हुआ लेकिन मैं सह लेता था। लेकिन ये लाइसेंस के चक्कर में जो परेशानी हुआ मेरे को, वो मत पूछो। रोज वहां जाने का, वो ऑफिसर लोगों से मिलने का, फिर मंत्री को जाके मिलो, उसका चिट्ठी लेकर आओ, फोन करो, उधर उनके ऑफिस के बाहर बैठो, उनका इंतजार करने का, फिर फोन करने का, फिर जाना आना, ऑफिसर से मिलने का। और 2 साल किया मैं ताई। बहुत थका दिया ये लोग मेरे को। कल आना। अभी नहीं हुआ है। कोई सिफारिश लाओ तो आसान होगा। कोयलो से मिलो। गणपति की छुट्टी से नहीं लौटे हैं। फाइल मेरे पास नहीं है। हेलो कोयलो साहब, मैं श्रीकांत दलवी कांस्टेबल श्रीकांत दलवी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वो अर्जी दिया था लाइसेंस के लिए, स्टॉल का लाइसेंस। हाँ, अप्रैल 83 में, 83 में दिया था। कल वो साहब, मैं कल आया था आपके पास, आप बोले कल। हाँ, मैं कल आऊंगा, आप बोलेंगे कल। ये कल का सिलसिला कब खत्म होने का है साहब? मैं मर जाएगा तब क्या? और मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे साहब, तो उसके बाद तब भी तरस नहीं आएगा आपको? मैं मंत्री का चिट्ठी दिया ना, मेडिकल रिपोर्ट दिया, मैं कितना फोन किया। हेलो, परसों उसको बोलो मेरे से मिलने के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग कोयलो साहब। मॉर्निंग। मैं कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। आपने मुझे आज बुलाया था, मैं कल फोन किया था आपको। वो स्टॉल के लिए अर्जी दिया था मैं अप्रैल 83 में। मैंने बुलाया था? अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि अकाउंट्स ऑफिसर से जाके मिलो। हाँ जी। साहब, मैं श्रीकांत दलवी, कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। वो मैं एक स्टॉल के लिए अर्जी किया था अप्रैल 83 में, 83 में, और मुलुंड में। उसके बारे में यहाँ किस लिए आए हो? कोयलो से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा आपसे मिलने को।
या तो कोहेलो मुझे पागल समझता है या तुम्हें, या उसका दिमाग चढ़ गया है। अरे तुम्हारी अर्जी का यहां क्या काम? मैं किधर जाऊं? घर जाओ, आराम करो और जाते वक्त धीरे से दरवाजा बंद करके चले जाओ। ओ साहब, वो अकाउंट खाली में हमारा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारा फाइल अभी इधर नहीं आया है, अगले हफ्ते आके पता करना। हाँ। मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, और मैं बीमार आदमी हूं। मुझ पर दया करो साहब, मेरे को ना स्टॉल की बहुत जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो साहब। मदद करो? क्यों मदद करो भाई? हैं? तू कोई मेरा रिश्तेदार लगता है? ये तूने कभी कोई मेरी मदद करी है? मदद करो? अरे बीमार है तो जा अस्पताल जा। अरे तेरे को तो पागल खाना जाना चाहिए। चल जा यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ओ रुक्मिणी, अभी बस भी कर। मेरे को पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। खीट 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 खीट। कमिश्नर साहब, ओ कमिश्नर साहब, मैं तो पागल हूं ना, मैं आम इंसान थोड़ा ही ना हूं। आप क्यों देंगे मेरे रुक्मिणी को स्टॉल का लाइसेंस? हाँ? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मरने के लायक है ना। मैं जिंदगी भर उनको सिर्फ दुख दे सका, शायद मरने के बाद सुख दे पाऊं। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना। मेरे मरने के बाद। श्रीकांत जी, आई एम सॉरी। कट इट प्लीज। देखिए श्रीकांत जी, हमारा मकसद आपको रुलाने का नहीं था। आई एम सॉरी, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम था कि ये कोई पानी लाओ। सालों के बाद मेरे को ये सब याद आएगा। पानी लाओ प्लीज। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना। मेरे मरने के बाद। उस दिन मेरे को क्या हो गया ताई, मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं अकेला था ना, डर गया था। रुक्मिणी बच्चों को लेकर गांव गई थी। मेरी रुक्मिणी घर पे होती तो शायद मैं ऐसा करता ही नहीं था।
उस दिन से आज तक रुक्मिणी ने मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। श्रीकांत दलवी को आईपीसी 309 यानी आत्महत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन हिरासत में रखने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। खबर पाते ही रुक्मिणी और बच्चे कोल्हापुर से बंबई लौट आए। पुलिस डिपार्टमेंट ने श्रीकांत की तरफ सहानुभूति दिखाते हुए उसे बर्खास्त नहीं किया। भैया, ये क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बादल कैसे बनते हैं? ये लिखा है। मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं, फिर बताता हूँ। पापा से पूछूं? पापा बीमार हैं, उन्हें और परेशान मत कर। उन्हें ऐसा क्यों किया? क्या अब क्या उन्हें जेल में बंद कर देंगे? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लगेगा मुझे। दोबारा गिरफ्तारी के डर से श्रीकांत की दिमागी हालत पर बुरा असर पड़ा। इसके बावजूद उसने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी पुराने ढंग से जीने की कोशिश करने लगा। और कैसे तबीयत है? ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है? उस सामान की लिस्ट लाया था मैं, पता नहीं कौन सी जेब में रखी है, शायद घर भूल आया। पिछले बार के भी 67 रुपए हैं। हाँ, दे रहा हूँ ना। हाँ, लिस्ट शाम को भेजता हूँ। ये तो 43 रुपए हैं। क्या? ये तो 43 रुपए हैं। ठीक से गिनो। अरे ठीक से आप गिनो ना। हेलो, श्रीकांत को जेल से छूटे काफी समय हो गया था। उसे लगने लगा था कि यह मामला अब रफा दफा हो गया है कि अचानक उसे कोर्ट से सम्मन मिले कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश के जुर्म में एक केस दर्ज कर लिया है। क्या है? कौन था? कोर्ट में हाजिर होना है। क्यों? तुमने माफी मांग ली है ना, और एसएचओ साहब ने तुम्हें माफ भी कर दिया है, तो अब क्या है? तुम जज साहब से कह देना गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, वो माफ कर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। पागलपना मत करो रुक्मिणी, मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अब चुप करना। श्रीकांत को कानून की समझ थी और पता था कि जुर्म साबित होने पर सजा काटनी होगी। ये उसे मंजूर न था। इन कोर्ट समन्स ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। हाँ ताई, मेरे को पता है मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या चुपचाप आराम से बैठकर कोई भी सजा सुन लेने का क्या? फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या? और कल को मेरे को जेल हो जाती तो कुछ गलती तो हमारे म्युनिसिपैलिटी की भी है ना। वो लोग मेरे को इतना नहीं सताते, मेरा इतना भेजा खराब नहीं करते, तो ऐसा होता क्या? नहीं होता। उनको पता था ताई मेरे को दिमागी बीमारी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुक्मिणी, मेरे को लगता है सरकार मेरे को फांसी देगी। दवाई खा लो। अरे नहीं चाहिए दवाई वही। फिर बिजली के झटके खाने हैं?
ये सारी बीमारी का ना एक ही इलाज है, एक अच्छा वकील। श्रीकांत की वकील के लिए खोज ज्यादा दिन नहीं चली। उसी के थाने के एक और कांस्टेबल ने श्रीकांत को अपनी पहचान के एक वकील अमोल गुप्ते का पता दिया। अगले ही दिन श्रीकांत अमोल गुप्ते को मिलने पहुंचा। गुप्ते वकील साहब से मिलना है। तू ही जा रहे हाई कोर्ट, उनसे वहीं मिल लो जाके। कोर्ट में डर लगता है बाबा। अरे ये तो अभी इधर ही है। क्या नाम है तुम्हारा? कांस्टेबल श्रीकांत दड़वी। क्या करना मिल रहा है? अंदर आओ ना। अमोल गुप्ते खुद किसी समय मेंटल डिप्रेशन के दौरे से गुजर चुके थे, इसलिए उन्हें श्रीकांत से खास सहानुभूति हुई। केस के संबंध में अमोल गुप्ते ने अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सबीना मेहरबान से मदद ली, जिनका मानना था कि आत्महत्या की कोशिश एक एबनॉर्मल घटना है और ऐसा करने वाला व्यक्ति असल में मदद मांग रहा है। बात समझा करो। मैंने तुम्हारे नाम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें मैंने कहा है कि ये जो आईपीसी की धारा 309 है, ये होनी ही नहीं चाहिए। और ये याचिका हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। अब रहा दूसरा केस जो सेशंस कोर्ट में चल रहा है। उसकी दोबारा तारीख नहीं लग सकती जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता। अब समझ गए ना? मैं तो नहीं समझ, लेकिन रुक्मिणी जरूर समझ गई होगी। ये रुक्मिणी समझ गई ना? नहीं, ठीक तरह से समझ लेना ना। वकील साहब, हाईकोर्ट ने फैसला हमारे विरुद्ध सुना दिया तो हाईकोर्ट देश का कानून क्यों बदलेगा हमारे कहने पे? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। आप तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब लोग आप जैसे नहीं होते हैं ना। ये जज साहब तुम मेरे को पागल ही समझेंगे, पागल। श्रीकांत, श्रीकांत, देखो तुम मुझसे आज एक वादा करके जाओगे, मेरे पास कभी रोते हुए नहीं आओगे। रोने से तुम कमजोर होते हो। अगर हम हाई कोर्ट में ये केस हार भी गए तो क्या? अभी दूसरा केस तो है, वो हम जीत जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूं। और वो स्टॉल का लाइसेंस, उसका क्या? नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई लाइसेंस वाइसेंस। बस ये कोर्ट कचरे के चक्कर से छुटकारा दिलवा दो वकील साहब, प्लीज। श्रीकांत दलवी की याचिका के कारण बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीसी की धारा 309 के तहत चलने वाले सभी मुकदमों पर रोक लगा दी। गुप्ते वकील मेरे को बहुत अच्छे लगते थे ताई, बहुत भले आदमी थे। मेरे को लगता था कि वही एक आदमी है जो मुझे अच्छी तरह समझ रहे है ना? समझ रही ना आप? और पैसे के मामले में ताई एकदम भला मानुस। जितना भी हम लोग देने का ना उसको, वो आराम से उतना ही लेते थे। ये नहीं कि जास्ती दो, ये वो। मेरे को रुक्मिणी को लगा 5 साल के बाद पहली बार आशा की एक किरण हमको दिख रही है। कल है ना, मैं ताजी कड़क यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा कोर्ट में। नहीं नहीं, वो सफेद लहंगा और सफेद शर्ट। हाँ, नहीं तो नई काली पैंट और बुशर्ट। नहीं, वो मैं तो यूनिफॉर्म पहनूंगा। जज पे तो असर अच्छा पड़ेगा ना। हाँ,
कुछ भी पहनो, लेकिन सुनो, सुबह गणपति मंदिर जरूर जाएंगे। हाँ, तुम नहीं होती रुक्मिणी तो मैं तो आज तक पागल हो गया होता रे। हम जीत जाएंगे। हाँ, जरूर जीत जाएंगे। सो जाओ। योर लॉर्डशिप, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की हर कोशिश को अपराध मानना गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 हर नागरिक को अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार देते हैं, द राइट टू लाइफ। लेकिन योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 19 और 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी जान लेने का हक नहीं देते, और आईपीसी की धारा 309 भी इसका समर्थन करती है। योर लॉर्डशिप, धारा 309 आत्महत्या की हर कोशिश को एक ही नजरिए से देखती है। आत्महत्या करने वाले की दिमागी हालत या वक्त की परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए धारा 309 एक ही सजा देती है, 1 साल का कारावास। सजा जरूरी है योर लॉर्डशिप, क्योंकि सजा का डर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा अपराध करने से रोकता है। योर लॉर्डशिप, आत्महत्या की हर कोशिश अपराध है ही नहीं। यह रहा साइंड मेडिकल स्टेटमेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेहरवान जी का। इसके मुताबिक आत्महत्या का हर प्रयास एक पुकार है, एक चीख है मदद के लिए। आत्महत्या करने वाले को सजा नहीं, मदद की जरूरत होती है, एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदालत की बहस 4 दिन तक चली। श्रीकांत को इस बात का डर था कि अगर अमोल गुप्ते ये केस हार गया तो संविधान की धारा 309 रद्द नहीं होगी, और इसका मतलब था कि उसका अपना केस जिस पर स्टे ऑर्डर था बिगड़ जाएगा। बहरहाल वो 4 दिन अदालत में मौजूद रहा। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बंबई हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 1986 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस अदालत का मानना है कि आईपीसी की धारा 309 ऑब्जेक्शनेबल है और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 21 और 19 का उल्लंघन करती है। यह अदालत आईपीसी की धारा 309 को खारिज करती है। धारा 309 को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया कि राज्य में अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत चलने वाले सभी मुकदमे खारिज कर दिए जाएं। लिहाजा श्रीकांत तलवी का मुकदमा भी रद्द कर दिया गया। मीडिया ने भी इस खबर को काफी अहमियत दी। बहरहाल श्रीकांत तलवी को स्टॉल का लाइसेंस तो नहीं मिला, पर इस फैसले ने उसमें उम्मीद कायम रखी। जाओ श्रीकांत, जाओ, घर जाओ, आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। कल सुबह से तुम्हें अखबार वाले जीने नहीं देंगे। आज तो ये बहुत दिनों के बाद सो पाएंगे। लेकिन वकील साहब, मुझे तो लगा था मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, और फिर बिजली के झटके। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था ना श्रीकांत, तुम मेरे आगे कभी नहीं रहोगे। जाओ, आराम करो। अभी क्या है ताई, इतने सालों के बाद सब जब याद करता हूं ना, तो सुनो, मेरे को लगता है कि भावना में ऐसा बह जाने में कोई बुरी बात नहीं है। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, भगवान शंकर, सभी तो क्रोधित होते ही है ना। हाँ, हम तो क्या मामूली आदमी है। फिर भी लिमिट होनी चाहिए गुस्से की भी। मेरे को सबक मिल गया ताई। कट। वो टेप दिखा दो। लेबल लगाना है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये लो मिठाई। हम भी आपके पास मिठाई लेकर आने ही वाले थे। बच्चे आपको थैंक यू कहना चाहते थे। थैंक यू अंकल। जीते रहो बच्चे, जीते रहो। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अमोल गुप्ते या श्रीकांत तलवी को इस बात की सूचना नहीं मिली। सारे पहलू देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने पाया कि बंबई हाईकोर्ट ने श्रीकांत तलवी के केस में फैसला सुनाते समय काफी मुद्दों को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को नामंजूर कर दिया।
आईपीसी की यह धारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे 26 सितंबर 1986 के बंबई हाईकोर्ट के फैसले से पहले थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर केवल भविष्य के मुकदमों पर हुआ, लिहाजा श्रीकांत की जिंदगी उस फैसले से बेअसर रही। बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने श्रीकांत दलवी को स्टॉल के लिए लाइसेंस अब तक नहीं दिया है। अब श्रीकांत दलवी ने भी बीएमसी के चक्कर लगाने छोड़ दिए हैं। श्रीकांत आज भी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन स्पेशल मेडिकल श्रेणी में। अमोल गुप्ते आज भी बंबई हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। श्रीकांत दलवी के मुकदमे के बाद ऐसा कोई बड़ा मुकदमा अमोल गुप्ते ने नहीं लड़ा है। श्रीकांत दलवी से अमोल गुप्ते की दोस्ती आज भी कायम है। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने श्रीकांत की जिंदगी के इस हादसे के बारे में एक फिल्म बनाई, जो आप लोगों ने अभी देखी।